वज़ीर-ए-आज़म ने उड़ीसा में किया 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल प्रोजेक्टों की शुरुआत। पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। 100% रेल बिजलीकारी नेटवर्क का भी पता। कहा कि अपने मुल्क में ही तकनीक तैयार करके भारत दुनिया में बढ़ रहा है आगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का किया इफ्तिताह। कहा कि म्यूजियम में हमें एक तरफ मिलती है माजी से तरकीब और दूसरी तरफ हमें होता है मुस्तकबिल के तय अपने फराइज का एहसास। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के अगले वजीर आला। डीके शिव कुमार होंगे नायब वजीर आला। 20 मई को होगी हलफ बर्दारी की तकरीर। शिव कुमार पार्लिमानी इंतखाबात के इक़दाम तक पीसीसी सदर के ओहदे पर रहेंगे बरकरार। फिल्म दी केरला स्टोरी को मगरबी बंगाल में दिखाए जाने को दिया गया ग्रीन सिग्नल। कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत के हुक्म पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई में केरला और तमिलनाडु में फिल्म की नुमाइश पर बिलवास्ता पाबंदी के मामले की करेगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हुकूमत को जात पर मबनी सर्वे के मामले में नहीं दी राहत। पटना हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से किया इनकार। जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में पूछताछ। सीबीआई ने गुज़िश्ता साल 18 मई को केस किया था दर्ज। 16 अफराद को बनाया गया है मुलजिम। मुंबई हमले के मुलजिम तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता अब हुआ आसान। भारत की कोशिशों के बाद अमेरिकी अदालत ने दे दी हवालगी की इजाजत। और सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज आईपीएल में होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने का शानदार मौका, लेकिन हैदराबाद अब भी खराब कर सकता है बेंगलुरु का खेल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई रेल प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरी और हावड़ा के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन उड़ीसा के खोड़दा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर अजला और मगरबी बंगाल के मगरबी मेदिनीपुर, मशरक़ी मेदिनीपुर अजला से गुजरेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ का संगे बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुद्दत के दौरान उड़ीसा में 100% बरक़ी रेल नेटवर्क का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन को ब्रॉड गेज करने का भी इफ्तिताह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिच्छूपाली झरतरभा के दरमियान नई ब्रॉड गेज लाइन का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि आज उड़ीसा और मगरबी बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिल रहा है। ये ट्रेन जदीद और तवक्काती भारत दोनों की अलामत बन रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जब वंदे भारत एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये भारत की रफ्तार और भारत की तरक्की को जाहिर करती है। आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में दूर दराज के सफर को बेहतर मुतबादिल बताते हुए कहा कि आज के मंसूबे से उड़ीसा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
जब भी किसी को अपने परिवार के साथ कहीं दूर यात्रा पर जाना होता है तो रेल ही उसकी सबसे पहली पसंद होती है, उसकी प्राथमिकता होती है। आज ओडिशा के रेल डेवलपमेंट के लिए और भी कई बड़े कार्य हुए हैं। पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का शिलान्यास हो, रेल लाइनों के दोहरीकरण का काम हो, या ओडिशा में रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हो, मैं इन सभी के लिए ओडिशा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये वक्त आज़ादी के अमृतकाल का है। ये भारत के इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने का वक्त है। जितना ज्यादा इत्तेहाद होगा, भारत की इज्तिमाई ताकत उतनी ही बुलंद होगी। ये समय आजादी के अमृतकाल का समय है। भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। ये वंदे भारत ट्रेनें इस भावना का भी प्रतिबिंब है। इस अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा और पुरी के दरमियान मजहबी, सकाफती और रूहानी राब्ते को मजीद मजबूत करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज मुल्क में 15 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और जो राब्ता और मुल्क की मईशत दोनों को फरोग दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और तेजी से नई सहूलियात को मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। भारत ने ये वंदे भारत ट्रेन अपने तौर पर बनाई है। एक समय था जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी या नई सुविधा बनती थी तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से बैनुल-अक़वामी म्यूजियम एक्सपो नुमाइश का आगाज हुआ। इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो नुमाइश का मुआयना भी किया। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का इनेकाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर 47वें बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे मनाने के लिए किया गया है। इस साल के लिए बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे का थीम अजायब घर, पायदारी और बहबूद है। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आने वाले नेशनल म्यूजियम के वर्चुअल वॉक थ्रू का इफ्तिताह किया। ये म्यूजियम भारत के माजी से मुस्तकिल मुताल्लिक़ तारीख़ी वाक़यात, शख्सियात, ख़यालात और हुसूलियाबियों को उजागर करने दिखाने की एक जामे कोशिश है जिनका भारत के हाल के तामीर में अहम ताउन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के शुभंकर ग्राफिक नोवेल म्यूजियम में एक दिन इंडियन म्यूजियम की डायरेक्टरी, कर्तव्य पथ का पॉकेट मैप और म्यूजियम कार्ड भी जारी किया। इस तकरीब में दुनिया भर के सकाफती मराकिज और अजायब घरों के बैनुल-अक़वामी मंदुबीन ने शिरकत की।
इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस म्यूजियम में जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक होकर तारीख के मुख्तलिफ अबवाब जिंदा हो रहे हैं। म्यूजियम में एक तरफ तो हमें माजी से तरकीब मिलती है और दूसरी जानिब मुस्तकबिल के तय अपने फराइज का एहसास भी होता है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देते हुए कहा कि गुलामी के सैकड़ों साल के तवील दौर ने भारत का एक नुकसान ये भी किया है कि हमारा बहुत सा तहरीरी और गैर तहरीरी विरसा तबाह हो गया है। इससे न सिर्फ भारत का नुकसान हुआ है बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए, तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि हम 10 ख़ुसूसी अजाइब घर तामीर कर रहे हैं ताकि जद्दोजहद आज़ादी में दिए गए कबायली बिरादरी के ताउन को हमेशा याद रखा जाए। ये पूरी दुनिया में एक ऐसा मुनफरिद इक़दाम है जिसमें कबायली तनव्वु की एक जामे झलक देखने को मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब कोई मुल्क अपने विरसे को बचाना शुरू करता है तो उसका दूसरा रुख सामने आता है और ये रुख दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात में कुर्बत है। पिछले साल हमने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध के 4 आसार मंगोलिया भेजे थे और ये मौका पूरे मंगोलिया के लिए जश्न बन गया था। हमारा विरसा भी आलमी इत्तेहाद का जरिया बनता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने आज़ादी के सुनहरी दौर में जिन 5 प्राणों का ऐलान किया है उनमें अपनी विरासत पर फख्र सबसे अहम है। अमृत महोत्सव में हम भारत के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ एक नया सकाफती ढांचा तश्कील दे रहे हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला के ओहदे के नाम पर तवील अरसे से जारी तज़ब्ज़ुब आज खत्म हो गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पार्टी ने सबसे बातचीत के बाद फैसला किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के वज़ीर आला होंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि डी.के. शिव कुमार कर्नाटक के नायब वज़ीर आला होंगे। 20 मई को हलफ बर्दारी की तकरीब होगी जिसमें वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के साथ साथ वुज़रा का एक ग्रुप भी उसी दिन हलफ लेगा। Siddharamaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivkumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament election is over. Already we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. कर्नाटक के नायब वज़ीर आला के तौर पर नामजद किए जाने पर कांग्रेस लीडर डी.के. शिव कुमार ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और मुस्तकबिल में भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा हम इसे कबूल करेंगे और जो भी फॉर्मूला बनाया गया है हम सब उसे ही कबूल करते हैं।
See, we had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we will abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this dikat. We all have accepted whatever the formula has been generated. बिहार में जात पर मबनी सर्वे के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें रियासती हुकूमत को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी सर्वे पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से लगाए गए उबरी रोक को खत्म करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हुकूमत से कहा कि पटना हाई कोर्ट ने अगली समाअत की तारीख 3 जुलाई मुकर्रर की है और अब वो अपनी बात रखें। हमें इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को समाअत कर सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जातीय जनगणना से संबंधित बिहार सरकार की याचिका सूचीबद्ध की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सुनवाई करने के बाद उनके दलील को अस्वीकृत कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस मामले की फाइनल सुनवाई 3 जुलाई को करने जा रही है, तब तक माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, उनके आदेश का इंतजार करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई की डेट मुकर्रर की है। बिहार के साबिक वजीर आला राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पूछताछ कर रहा है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ की थी और अब ईडी में उनका बयान रिकॉर्ड हो रहा है। इससे पहले भी ईडी ने राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राबड़ी देवी ने पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया था। ईडी ने अब उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने गुज़िश्ता साल 18 मई को केस दर्ज किया था। चार्जशीट 18 अक्टूबर को दाखिल की गई थी और इसमें 16 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए 3 बार बुलाया है। मणिपुर में हालात अब मामूल पर आ रहे हैं। भारतीय फौज और आसाम राइफल्स ने इंफाल में गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल कर दी है। सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस की हिफाजत में राशन और दीगर जरूरी अशिया से लदी 128 गाड़ियां नोनी से इंफाल जा रही हैं। काफिले के महफूज रास्ते को यकीनी बनाने के लिए आसाम राइफल्स ने ड्रोन के जरिए निगरानी को यकीनी बनाया। दिल्ली फसादात की वसीतर साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस को 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद के खिलाफ इल्जामात को संगीन करार देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के इस हुक्म को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। फिल्म द केरला स्टोरी को मगरबी बंगाल में दिखाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से फिल्म पर पाबंदी के हुक्मनामे को रोक दिया है। इस मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी का बुनियादी हक लोगों के जज्बात पर मुनहसिर नहीं हो सकता। इस पर काबू पाना जरूरी है। अगर फिल्म पसंद ना आए तो ना देखें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जुलाई में केरल और तमिलनाडु में फिल्म की नुमाइश पर बिलवास्ता पाबंदी के मामले की समाअत करेगी। पार्लिमानी उमूर और सकाफत के वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल को आज़ादाना चार्ज के साथ कानून व इंसाफ के वजीर का चार्ज दे दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ने आज़ादाना चार्ज के साथ वजीर कानून व इंसाफ का ओहदा संभाल लिया है। मेघवाल मरकजी वजीर किरेन रिजिजू की जगह वजीर कानून के तौर पर काम करेंगे। रिजिजू अब जमीन और साइंस का चार्ज संभालेंगे। सदर द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मशवरे पर महकमों को तब्दील किया है। और मरकजी वजीर ममलिकत SP सिंह बघेल का महकमा भी तब्दील कर दिया गया है। अब वो वजारत कानून व इंसाफ में वजीर ममलिकत की जगह सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में वजीर ममलिकत होंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दिल्ली NCR में 9,000 करोड़ की से तामीर होने वाले 29.6 किलोमीटर के 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेस वे का मुआयना किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, मरकजी वजीर ममलिकत जनरल VK सिंह और राव इंद्रजीत सिंह, MP परवेश सिंह वर्मा
और MP रमेश भिदुड़ी भी उनके साथ मौजूद थे। अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रतन लाल कटारिया का तवील अदालत के बाद आज सुबह इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 71 बरस की थी। चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने मई 2019 से जुलाई 2021 तक जल शक्ति और समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट की वजारतों में मरकजी वजीर ममलिकत के तौर पर खिदमात अंजाम दी। कटारिया की मौत पर ताज़ियत करते हुए वजीर आला मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी ने एक मजबूत जंगजू लीडर खो दिया है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रुकन पार्लियामेंट और साबिक वजीर रतन लाल कटारिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि MP और साबिक वजीर रतन लाल कटारिया जी के इंतकाल से गमज़दा हूँ। अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ के तई उनके भरपूर ताउन के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने हरियाणा में BJP को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनके अहले खाना और हामियों से ताज़ियत। 26/11 मुंबई हमले के मुलजिम तहव्वुर राना की हवालगी का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी अदालत ने राना को भारत लाने की इजाजत दे दी है। भारत ने कैनेडियन ताजिर राना की हवालगी की दरख्वास्त की थी। अहम बात यह है कि डेविड कॉलमैन हेडली के मुआविन राना के पास मुंबई हमलों से मुतालिक अहम मालूमात थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 24 मई तक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का पहला मरहला जापान होगा, जहां वो हिरोशिमा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जापानी वज़ीर-ए-आज़म कशिदा फुमियो की दावत पर हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का ऐलान करते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पार्टनर ममालिक के साथ G7 के मुख्तलिफ इजलासों से खिताब करेंगे। इन मुलाकातों में दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुराक, खाद और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख़्याल किया जाएगा। चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म कशिदा फुमियो के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे और चोटी कॉन्फ्रेंस में शरीक कुछ लीडरों के साथ अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। जापान से वज़ीर-ए-आज़म पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए RCB को किसी भी कीमत पर सनराइजर्स के खिलाफ मैच जीतना होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक कुल 12 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उसने 6 जीते हैं, जबकि इतने ही मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसी सूरत हाल में RCB की टीम आज जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। वहीं दूसरी जानिब इस सीजन में सनराइजर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सफर अपने खिताम को पहुंचा। सर्बिया के टेनिस स्टार जोकोविच को टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रूने के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक सनसनीखेज मुकाबले में रूने ने जोकोविच को 6-2, 4-6, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिला हासिल किया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।